दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ भारत में है। अगर हम बाघों की संख्या देखें तो भारत में जितने बाघ हैं वो पूरी दुनिया के बाघों की संख्या का 70% है। इसका मतलब यह है कि भारत में इतने बाघ सिर्फ इस वजह से नहीं है कि भारत में बाघों की संख्या ज्यादा है, पहले से ही, पहले ज्यादा थी लेकिन कम भी हुई, लेकिन बाघों की संख्या को बढ़ाने के प्रयास भी हुए हैं। भारत में कई सारे प्रयास किए गए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रयास है टाइगर रिजर्व, या जिसको दूसरी तरह से हम देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर में हमने बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाए, जिसका प्रयास का फल ये रहा कि टाइगर्स की संख्या देश में बढ़ती गई, और हम देश के साथ साथ ये देखें कि राज्यों में भी बढ़ती गई। यही वजह है कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट पिछले कई सालों से बना हुआ है, यानी कि वहां पर टाइगर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। अब वहां पर एक और रिकॉर्ड बन गया है। रिकॉर्ड क्या है कि मध्य प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व बन गया है, और यह जो टाइगर रिजर्व है वह देश का 58वां टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। और ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व अगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं इन डेप्थ प्रोग्राम दृष्टि आईएएस चैनल पर। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं, टाइगर्स के बारे में ही बात करेंगे और ये जो 58वां टाइगर रिजर्व है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी चर्चा की बिंदु क्या हो। सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है, उसके बाद आखिर यह खबर अभी चर्चा में क्यों है। अब चूंकि 58वां टाइगर रिजर्व चर्चा में है तो वह 58वां टाइगर रिजर्व क्या है, उसकी क्या विशेष स्थिति है दुनिया में, नक्शे पर वह कहां पर है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कितने सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइगर रिजर्व से संबंधित एक जो स्थान है, प्राधिकरण जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये प्राधिकरण क्या है, कैसे अस्तित्व में आया, क्या काम करता है। और उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानते हुए, बाघों के परिचय को समझते हुए, उसके बाद एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को करेगा मजबूत। तो सबसे पहले ये देखिए कि खबर क्या थी। खबर यही थी कि 58वां जो टाइगर रिजर्व अभी केंद्र सरकार ने घोषित किया है वो मध्य प्रदेश का है, और उसका नाम ही बता दिया है माधव नेशनल पार्क। तो आपको नाम पता रहे कि नाम क्या है, माधव नेशनल पार्क। और अब बात आती है कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में होने की बड़ी वजह यह है कि हम ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, यानी कि सबसे ज्यादा टाइगर भारत में किसी राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद अब एक और टाइगर रिजर्व आ गया है, मतलब कि मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या में और इजाफा देखने को मिलेगा। भारत की टाइगर की संख्या में इसका मतलब है इजाफा देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि दुनिया की टाइगर संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है, बड़ी बात है। क्योंकि खाद्य श्रृंखला में हम देखें तो टाइगर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में वो काफी ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से खाद्य श्रृंखला हम देखें तो सही तरीके से काम करती है। अब यहां पे देखिए, केंद्र सरकार ने जब ये घोषणा कर दी, चर्चा शुरू हो गई, और फिर बात ये हुई कि मध्य प्रदेश में चूंकि 9वां है तो बात और आगे बढ़ गई। फिर बात ये हुआ कि मध्य प्रदेश में है कहां पे, तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी नाम का एक जिला है, इस जिले में है। और यह जो जिले में यह माधव राष्ट्रीय उद्यान है, यह काफी लंबे समय से है। 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। उस वक्त 355 वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं पे 375 के आसपास भी देखने को मिलेगा, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बताया गया है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में खास बात यह है कि 2 झील हैं, एक है सांख्य सागर और एक है माधव सागर झील। अब ये जो सांख्य सागर झील है, यहां पे मगरमच्छ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो अपने आप में मगरमच्छों को एक साथ आपको कभी देखना हो तो आप यहां आ जाइए, माधव नेशनल पार्क में सांख्य सागर झील के पास में। और इन दोनों ही झील पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं, और इसी वजह से, इन प्रवासी पक्षियों के आने की वजह से ये दोनों झीलें चर्चा में रहती हैं। और यह कहां पे, हमारा जो ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, जो पहले से नेशनल पार्क है, वहां पे। अब ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि बहुत लंबे समय से एक वन के रूप में तो था ही, तो काफी राजा महाराजा, यहां तक कि अंग्रेज भी यहां शिकार करने आते थे। तो मुगल काल में भी ये शिकारगाह था, और ब्रिटिश काल में भी ये शिकारगाह था, और उस दौरान जो बाकी राजा महाराजा थे उनके लिए भी ये शिकार के लिए एक शिकारगाह था। अब कुछ कहानियां मिलती हैं, ऑफिशियल कहानियां हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, जैसे कि 1916 में जो लॉर्ड हॉर्डिंग थे, लॉर्ड हॉर्डिंग ने यहां पर 8 बाघों को गोली मारी थी।
और एक ही दिन में 8 बाघों का शिकार किया था। उसके अलावा लॉर्ड मिंटो ने ग्वालियर राज्य की अपनी यात्रा के दौरान 19 बाघों को मारा था। एक ही दिन में नहीं, लेकिन 19 बाघों को मारा था। तो इसका मतलब ये शिकार के लिए काफी लंबे समय से, सैकड़ों साल से यहां पे राजा आते रहे, उनके लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। इसी वजह से एक ऐसा समय आता है कि इस क्षेत्र में बाघ दिखाई देना ही बंद हो जाते हैं। 1970 का दशक था जब यहां पे बाघ दिखना बंद हो गए। नेशनल पार्क ये था, लेकिन उसके बाद फिर आप देखें प्रयास हुए, तो प्रयासों का ही असर है कि बाघ आज की डेट में उस क्षेत्र में है। अब उसके बाद बात करें कि माधव नेशनल पार्क जो है, जो अब टाइगर रिजर्व भी घोषित हो गया, ये है कहां पे? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में उत्तर की तरफ देखें, शिवपुरी है। इसी शिवपुरी नामक जिले में है। ठीक है, तो कहां पे है? उत्तर में है। यहां थोड़ी सी और उत्तर में जाएंगे तो कूनो पालपुर सेंचुरी है। आपको याद है, कूनो नाम से याद आया, चीते यहीं पर है जो अफ्रीका से आए थे। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि उनकी यूपीएससी की तैयारी बेसिक से लेकर एडवांस तक बेहतर हो सके। अब बेसिक से लेकर एडवांस तक बेहतर हो सके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनकी प्रीलिम्स और मेंस की समग्र तैयारी हो सके, देश के सर्वश्रेष्ठ टीचर उन्हें पढ़ा सके, और ना सिर्फ सर्वश्रेष्ठ टीचर उन्हें पढ़ाएं, वो पढ़ाई उनके लिए अफोर्डेबल भी हो। उसके लिए सबसे बेहतरीन कोर्स है दृष्टि आईएएस का ISGS ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप घर बैठे कभी भी कहीं से पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। एक बार क्लास को डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद बिना इंटरनेट के भी क्लास को देख सकते हैं। और अच्छी बात क्या है इसमें कि देखिए, ये जो क्लास है आपकी ISGS ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स, हिंदी प्लस इंग्लिश, जिस माध्यम में आप यह क्लास लेना चाहें, जिस माध्यम में यह कोर्स आप लेना चाहें, ले सकते हैं। और आपके बजट में है, यानी कि अफोर्डेबल है। ये सारी खूबियां आपको एक साथ मिलने वाली है दृष्टि IAS के ISGS ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स में। इसमें खास बात यह है कि देखिए, आप बेसिक से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपके सामने से छूटेगा नहीं। आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा जो बेहतरीन क्वालिटी का होगा। और ये पूरा ऑफर रहने वाला है 12 मार्च तक। 12 मार्च तक अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी आपके बजट में हो सके, तो उसके लिए आप जल्द से जल्द अभी कॉल कर लीजिए 8750187501 में। आपके मन में कोई सवाल है कि इस कोर्स को मैं लेना तो चाहता हूं, मुझे यूपीएससी की तैयारी तो करनी है, मुझे बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ पढ़ना है और समग्र तैयारी करने हैं, उसके लिए बात तो ठीक है कि अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ जानना भी है, या फिर मन में कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। हमारे एक्सपर्ट आपको सही राय दे देंगे। नंबर याद रखिएगा 8750187501। और ये कोर्सेस दृष्टि IAS के दृष्टि लर्निंग ऐप में है, तो अगर अब वो आप देखना चाहें तो लर्निंग ऐप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। लेकिन अभी जो संशय दूर करना है उसके लिए बेस्ट है आप संपर्क कर लें, क्योंकि संवाद होगा तो सॉल्यूशन भी निकलेगा। चलिए अब उसके बाद आगे हम ये देखें कि मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के कितने टाइगर रिजर्व हैं जिनका नाम हमें पता हो। तो टाइगर रिजर्व 9 है, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब 9 में देखिए, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, पन्ना, संजय डुबरी और रातापानी। अब देखिए यहां पे माधव नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में उत्तर का क्षेत्र है, ये हमारा है। इसके अलावा बाकी और भी नाम लिए, जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व। 1 2 3 4 5 6 7। आपको 2 तो अभी दिख ही नहीं रहे हैं, 2 और चाहिए ना। वो 2 कहां पे हैं? अब वो देखिए, वो 2 भी आपको दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? यहां पे देखिए, एक यहां पे है ये रातापानी, और एक देखिए यहां पे दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक नौरादेही है। इसी दुर्गावती और नौरादेही को मिला के क्या बन गया है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये अभी कुछ समय पहले की ही बात है, और रातापानी भी ज्यादा समय नहीं हुआ। तो 2 ये हो गए, और एक ये हो गया 3, और बाकी के 6 हो गए। कुल मिला के कितने हो गए? 9, जो नाम आपके सामने है। अब यहाँ पे इस क्षेत्र में और भी, जैसे हमने झील के बारे में बताया था, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे जॉर्ज कैसल। अब ये जॉर्ज कैसल क्या है? देखिए, साल 1911 वो समय था जब ब्रिटिश क्षेत्र से, हम कह सकते हैं ब्रिटेन से,
वहां के राजा, इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम इस क्षेत्र में आए थे। इस क्षेत्र में आए थे मतलब क्या, जो सिंधिया शासक थे उनके शासन वाले क्षेत्र में आए थे। तो सिंधिया शासक द्वारा 1911 में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के एक रात के ठहरने के लिए यह बनाया गया था। तो बाघों के शिकार के लिए जंगल की यात्रा करने यहां आए थे। तो जॉर्ज पंचम बाघों के शिकार करने के लिए जिस क्षेत्र में आए थे वही क्षेत्र है आज जहां हम बाघों को संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। अगर ब्रिटिश काल होता तो क्या हम ऐसा करते? हम नहीं कर रहे। हो सकता है अभी भी शिकार चल रहा होता, और शिकार होता क्या, बाघ बचे ही नहीं थे। चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या कर रहा है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण काम कर रहा है देश में बाघों की आबादी को बढ़ाने का, उनको सुरक्षित रखने का, उनकी संख्या कम ना हो पाए इसका प्रयास करने का। अब यहां पे यह आया कैसे? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, एक कानून के माध्यम से अस्तित्व में आया है। अब वर्ष 2006 में जो संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके प्रावधानों के तहत आया है। उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर जो था, हमने कहा था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, उसके माध्यम से कानूनी जो अनुपालन जो निर्देशों का है वह सुनिश्चित हो सके, इसके लिए वैधानिक अधिकार इसके पास है। प्रोजेक्ट टाइगर में जो भी अनुपालन की आवश्यकता है वह सुनिश्चित कौन करेगा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, अब देखिए देश के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन करना हो, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को देखना हो, जिसमें केंद्र की जवाबदारी क्या होगी, राज्य की जवाबदारी क्या होगी, ये कौन तय करेगा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तय करेगा। और इसके पास अपने अधिकार हैं जिसकी वजह से अंततः बात मान ली जाएगी। ठीक है, अनावश्यक कोई बात टाली नहीं जाएगी। तो टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आजीविका संबंधी जो चिंता होती है उसको भी यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण दूर करता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लोग वहां उस क्षेत्र से सीधे कई दूरी पे होंगे, उस क्षेत्र के आसपास लोग बसे भी होंगे और उनकी आजीविका के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का वैसा डेवलपमेंट नहीं होगा जैसे आप दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ और बाकी क्षेत्रों में देखते हैं। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर को समझिए। प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए आया था? टाइगर की सुरक्षा के लिए। कब आया था? 1973 में आया था। तो एक वन्यजीव संरक्षण पहल है, 1973 में शुरू किया गया था और शुरुआत में इसी के माध्यम से टाइगर रिजर्व जब सुनिश्चित किए गए तो शुरुआत में 9 अभयारण्यों से यह शुरू किया गया था। तो वो 9 अभयारण्य जो टाइगर रिजर्व के रूप में अस्तित्व में आते हैं वह 9115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था, लेकिन अब ये दायरा बढ़ चुका है। अब 9 नहीं है टाइगर रिजर्व, कितने हैं? 58 है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 फिर जान लीजिए, क्योंकि यह वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ही है जो टाइगर की सुरक्षा के लिए इन हमारे प्रयासों को मदद करता है। अब यहां पे देखिए वन जीवों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, उनके आवासों के प्रबंधन, वन जीवों, पादपों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार, विनिमय एवं नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा। तो किनके संरक्षण की बात दिखाई देती है? वन्य जीवों की भी और पौधों की भी। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। किसी भी वन्य जीव और वनस्पति की बात होगी तो आप देखिएगा ये कानून कहीं ना कहीं से आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहां पे देखिए बाघ संरक्षण के लिए आधार क्या बना? ये बना। फिर इसी के बाद 1973 में क्या आया? प्रोजेक्ट टाइगर आया। फिर टाइगर रिजर्व आज हम देखते हैं बढ़ रहे हैं और असर क्या है? देश में इतने टाइगर हैं कि दुनिया के 70% यहां है। 13 कंट्री है टाइगर रेंज कंट्री, 13 में से भारत एक ऐसा है जो बाकी 12 पर काफी ज्यादा भारी है। ठीक है, तो ये मुख्य बातें थी, जो इसका काम था वो मैंने मोटा आपको बता ही दिया है। अब आगे देखिए बाघ का परिचय भी थोड़ा सा आपको पता रहे। जिस बाघ के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। और जो भारतीय उप प्रजातियां हैं पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। ठीक है, अब यहां पे देखिए यह साइबेरियाई समशीतोष्ण जंगलों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप और सुमात्रा पर उष्णकटिबंधी, उपोष्णकटिबंधी और उष्णकटिबंधी दोनों जंगलों में पाया जाता है। तो अब ये पूरा विस्तार एक्चुअली है कहां पे, इसको समझिए। ये समझ में आएगा 8 उप प्रजातियों को जो मान्यता दी गई है बाघों की, उनके माध्यम से। तो बाघों की कितनी उप प्रजातियों को मान्यता दी गई है? 8। और इन 8 में से सभी की सभी आज की डेट में अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि 3 ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं। अब देखिए
बंगाल टाइगर्स हम बोलते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में, जो बंगाल में है, बांग्लादेश में है, वो भी किस में आएगा, बंगाल टाइगर्स में आएगा। फिर उसके बाद कैस्पियन बाघ मध्य और पश्चिम एशिया के माध्यम से जो तुर्की क्षेत्र में है, वो आज के डेट में है नहीं, तो अब वो हो गए हैं विलुप्त। फिर उसके बाद अमूर बाघ रूस और चीन के अमूर नदी क्षेत्र और उत्तर कोरिया में। फिर जावन बाघ देखिए, जावा इंडोनेशिया, अब ये है ही नहीं तो देख भी नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद दक्षिण चीन बाघ दक्षिण मध्य चीन। फिर बाली बाघ बाली इंडोनेशिया, विलुप्त हो गए। फिर सुमात्रन बाघ सुमात्रा इंडोनेशिया में अभी भी हैं। फिर भारत चीनी बाघ महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया में ये दिखाई देते हैं। तो जो विलुप्त हैं वो तो बता ही दिए। जावन बाघ कभी सवाल आ जाए तो बता रहे विलुप्त है, जावा इंडोनेशिया का। फिर उसके अलावा बाली बाघ बाली इंडोनेशिया का, ये भी विलुप्त है। फिर उसके अलावा कैस्पियन बाघ मध्य और पश्चिम एशिया के माध्यम से तुर्की तक का जो क्षेत्र है वहां पर विलुप्त है। ठीक है, तो विलुप्त कौन सा है पता रहे। फिर उसके बाद खतरा देखिए क्या इनके साथ हो रहा है। एक तो इनका शिकार जो हुआ अभी भी होता है। फिर उसके बाद जो इनका क्षेत्र है आवास, जंगल जंगल आप देखिए कम होते जा रहे हैं, वो भी है। आवास का विखंडन, अवैध शिकार। फिर स्थिति क्या है संरक्षण की, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि इनको नुकसान पहुंचाने वाले को जेल होगी, और सबसे ज्यादा सजा होती है अनुसूची 1 में, उसकी तुलना में कम होगी अनुसूची 2 में जो जानवर हैं उनको परेशान करने पर, और फिर 3 में जो है उनको परेशान करने पर। IUCN की लाल सूची में, जो रेड सूची है, उसमें लुप्त प्राय की श्रेणी में दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद साइट्स में परिशिष्ट 1 में है। इसका मतलब क्या है कि इसके व्यापार को लेकर के काफी ज्यादा कंट्रोल किया गया है साइट्स के माध्यम से। अब उसके बाद यहां पे आ जाता है टाइगर रेंज कंट्रीज। तो टाइगर रेंज कंट्रीज की संख्या कितनी है, 13 है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया। तो ये ऐसे देश हैं जिनको हम कहते हैं टाइगर रेंज कंट्रीज। लेकिन इनमें से भी कुछ देश ऐसे आज की डेट में हैं जहां टाइगर काफी लंबे समय से देखे नहीं गए हैं। चलिए आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने कभी न्यूज में सुना हो तो। एक और चीज जान लीजिए, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस भारत के माध्यम से पहल की गई, भारत द्वारा शुरू किया गया, जो इंटरनेशनल बिग कैट्स है उनको बचाने के लिए, तो उसके लिए एक अलायंस बनाया गया। तो अब 7 बिग कैट्स की बात यहां पे कही गई, जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं। 7 बड़ी बिल्ली में कौन आ गए, बाघ आ गए, शेर आ गए, तेंदुआ आ गए, हिम तेंदुआ आ गए, चीता आ गए, जगुआर आ गए और प्यूमा आ गए। ये जो है 7 बड़ी बिल्ली का है, इनके संरक्षण के लिए भारत द्वारा एक पहल शुरू की गई जिसको कहा गया इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। अब आप ये बताइए भारत में से कितनी प्रकार की बिग कैट्स हैं। जैसे यहाँ पे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, 7 नाम आपको दिखाई देते हैं। क्या 7 के 7 हैं या कौन सा नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब आगे देखिए, बाघ संरक्षण का महत्व क्या है, क्या इतना प्रयास हो रहा है। वजह उसकी है सबसे पहली बात कि बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक। अगर हम बाघ का संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम वन का संरक्षण कर रहे हैं, यह अपने आप में प्रतीक है। और आज के डेट में वनों का संरक्षण कितना आवश्यक है। दूसरी बात है, बाघ को लेकर के एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, आहार श्रृंखला में ये काफी ऊपर आता है, और जब आहार श्रृंखला में काफी ऊपर आता है तो आहार श्रृंखला को नियंत्रित रखता है। इसकी भूमिका उस खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण बन जाती है। फिर उसके बाद चूंकि देखिए ये बाघ है, शाकाहारी जंतु और वनस्पति को जब यह अपने हिसाब से कंज्यूम करता है, यानी कि वो शाकाहार जानवरों को खा रहा है, वो जो जानवर है वो वनस्पति खा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये सही तरीके से चलता है। इस सिस्टम में कोई एक गायब हो जाए, जैसे कि शाकाहारी जानवर गायब हो जाए या वनस्पति भी गायब हो जाए, तो भी वैसा ही नुकसान होगा, और शायद और बड़ा भी हो जाए, लेकिन नुकसान हर स्तर पे होगा जहां भी कमी देखने को मिलेगी। तो सिर्फ उद्देश्य क्या नहीं था कि एक ऐसा जानवर है जो बहुत सुंदर है उसे बचा लिया जाए, जबकि उद्देश्य बड़े हैं, प्रतीक भी बड़ा है, और इस बड़े प्रतीक से हमारे देश की अब अपनी एक पहचान जुड़ी हुई है। तो भारत उस पहचान को और मजबूत करने के लिए और अतिरिक्त प्रयास करता है जो हमें दिखाई देते हैं। तो ये मुख्य बातें थी जो आपको पता रहे। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। वो बातें क्या हैं, आज के अभ्यास प्रश्न की। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार और डी गुजरात। तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है।
फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।